हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, भारतीय संसद और उनकी कार्यशक्तियाँ, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। संसद के शक्तियों का वर्गीकरण किया गया है और इसमें विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सांविधिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, निर्वाचन शक्ति और अन्य, इतने में विभाजित किया गया है। तो जिसमें से हम शुरू करते हैं विधायी शक्ति। अब विधायी शक्ति भारतीय संसद के अनन्य शक्ति है, यानी प्राथमिक शक्ति है। संसद का प्राथमिक कार्य जो है वो है कानून बनाना। कानून बनाना ये प्रमुख कार्य है। अब ये कानून तो बनाएगा, तो कानून किस पे बनाएगा? पूरे संघ एवं राज्यों हेतु, या केवल संघ और यूटी हेतु, या सभी के लिए, या केवल संघ के लिए? तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि इनकी शक्ति जो है, प्राथमिक शक्ति कहाँ पे है और सेकेंडरी शक्ति कहाँ पे है। तो संसद का कानून बनाने का प्राथमिक कार्य है और यह संघ सूची पे प्लस अवशिष्ट शक्ति, इन दोनों पे तो कानून संसद बनाएगी, इस पे किसी और का कोई बस नहीं होगा। आपको ज्ञात हो 7वीं अनुसूची में, पहले मैं इसका क्लासिफिकेशन बता दूं कि यह है क्या। भारत के संविधान में, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और इन 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है, उसमें शक्तियों का वर्गीकरण है। शक्तियों का वर्गीकरण है और यह वर्गीकरण 3 भागों में है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों का वर्गीकरण तो 7वीं अनुसूची में है और इसमें जो नहीं है उसे कहा जाता है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति यानी जो तीनों में नहीं होगा उसका भी तो प्रावधान कहीं होना चाहिए, तो वो अवशिष्ट शक्ति का एक अलग प्रावधान है। अब इन तीनों सूचियों में से जो संसद का प्राथमिक कार्य है वो संघ सूची पे और समवर्ती सूची पे, इस पे दोनों पे तो कानून निर्बाध रूप से बना सकती है और समवर्ती सूची पे दोनों का अधिकार होता है, राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। तो समवर्ती सूची पे दोनों का अधिकार होता है।
लेकिन यदि समवर्ती सूची पे राज्य का और केंद्र का दोनों में कोई विवाद होता है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो यहाँ पे 12वीं अनुसूची में से 7वीं अनुसूची जो 3 सूचियों में विभाजित है उस पे केंद्र संघ और अवशिष्ट पे अपना कानून बना सकती है और समवर्ती में भी बना सकती है, लेकिन समवर्ती में राज्य भी अपना कानून बनाता है। यदि राज्य और केंद्र के दोनों के बनाए गए कानून का विवाद हो जाता है, ऐसी स्थिति में केंद्र का समवर्ती सूची पे बनाया गया कानून प्रभावी होगा। अब केंद्र में यानी संघ सूची, इसमें वर्तमान में 99 या 100 विषय शामिल हैं जिस पे कानून बनाया जा सकता है। तो मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में संघ को 98 विषय प्राप्त थे और वर्तमान में 99 या 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में इस समय 59 विषय शामिल हैं जो कि मूल संविधान में 47 थे और इसमें 61। तो साथियों ये अलग अलग विषय भी बता दिए गए कि कितना विषय किसमें था और समवर्ती सूची में कुछ विषय शामिल कर दिए गए हैं। अब जो केंद्र कानून बनाएगा तो केंद्र संसद का प्राथमिक कार्य है विधि बनाना और संघ सूची पे तथा अवशिष्ट विषयों पे तथा समवर्ती सूची पे वह कानून बना सकता है। अब मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाए कि केंद्र को राज्य सूची पर भी कानून बनाना हो, तो क्या होगा, क्या प्रावधान है? तो इसके लिए 5 प्रावधान हैं, 5 स्थितियां यानी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कहा गया राज्य सूची पे विधि बनाने का शक्ति 5 असामान्य परिस्थितियों में हो सकता है। जैसे जब राज्यसभा इसके लिए संकल्प पारित करे। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि अनुच्छेद 249 के तहत अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा केंद्र से कहती है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको राज्य के लिए कानून बनाना चाहिए, यानी राज्यसभा संकल्प पारित करेगा। संकल्प पारित करे, संकल्प पारित करने के पश्चात फिर केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकता है। दूसरी स्थिति ये आ जाए कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। साथ ही ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है 249, क्योंकि 249 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि वह संकल्प पारित करे जिससे कि राज्य सूची पर कानून केंद्र बना सके। कई बार ऐसा स्थिति आ जाता है कि राज्य के लिए
कानून बनाना अति आवश्यक हो जाता है, तब राज्यसभा ऐसा निर्णय लेती है और समय समय पर ऐसा निर्णय लेती रही है। अब जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा 352 राष्ट्रीय आपात की स्थिति को बताता है। जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो ऐसी स्थिति में केंद्र के पास पूरी शक्ति आ जाती है। जिससे वह राज्य सूची पर कानून बनाने में सक्षम हो जाता है। अब तीसरी स्थिति ये होगी, देखिए पहला स्थिति राज्यसभा संकल्प पारित करे, दूसरी स्थिति जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, और तीसरी स्थिति जब 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा मांग करें। जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें और उन्हें बताएं कि हम संयुक्त रूप से एक ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि 2 राज्य हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा नियम बन जाए कि हम दोनों के लिए लागू हो जाए, दोनों लोग सहमति से लागू करना चाहते हैं। लेकिन अब दोनों सहमति से जब लागू करना चाहेंगे तब इनके पास अधिकार नहीं कि स्वयं कानून बना लें। तब ऐसे कानून के लिए इनको संसद से अनुरोध करना पड़ेगा कि हमें एक ऐसा नियम या एक ऐसा कानून बना के दे दीजिए जिससे हम दोनों लोग या 2 से अधिक राज्य लागू करना चाहते हैं। फिर संसद को लगेगा कि मुझे बना देना चाहिए तो बना देगा या तो मना कर देगा। जब संसद से अनुरोध करेंगे, अनुरोध करने पर फिर राज्य सूची पे केंद्र कानून बना देगा। यानी तीसरी स्थिति जब 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा करने के लिए संसद से अनुरोध करें। और चौथा है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि समझौते के तहत करना जरूरी हो। अगर किसी देश के साथ या अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि समझौता लागू करना हो, तब केंद्र राज्य सूची पे पर कानून बना सकती है और ऐसा करने के लिए राज्य की सहमति भी आवश्यक नहीं है। यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि की कोई ज़रूरत है तो आवश्यक नहीं कि सहमति ले, हाँ विधानसभा को सूचित कर देता है। जैसे बांग्लादेश से इनक्लेव का आदान प्रदान करना था तो पश्चिम बंगाल को सूचित किया गया था, लेकिन अगर वो मना भी कर देती तब भी होता। और 5वां है जब राष्ट्रपति शासन लागू हो। राष्ट्रपति शासन लागू हो यानी कि 356
365 अगर लागू है तब वहाँ के विधानसभा और राज्य का पूरी अधिकार केंद्र के पास आ जाती है, केंद्र के पास आ जाती है। और फिर केंद्र कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। तो साथियों, विधायी शक्तियों में संसद को संघ सूची पे और समवर्ती सूची पे तथा अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन वह राज्य सूची पर भी इन 5 स्थितियों पे कानून बना सकता है। अब एक समवर्ती सूची जो है, जो समवर्ती सूची है, इस पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई कानून बनाया गया, यक्स कानून, और एक्स ही कानून दोनों ने बना दिया। अब इस कानून पे इनके बनाने में और इनके बनाने में हो गया विवाद। अब इस विवाद की स्थिति में राज्य का बनाया गया कानून समाप्त हो जाएगा और केंद्र का कानून मान लिया जाएगा। तो समवर्ती सूची की स्थिति को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य। देखिए, संसद कार्यकारिणी के द्वारा, संसद कार्यकारिणी के माध्यम से और कार्यकारिणी पर इनके कार्यों के और नीतियों के आधार पर इन पर नियंत्रण करती है। जैसे कार्यकारी अपनी नीतियों और कार्यों के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और इस तरह संसद कार्यकारिणी पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, ध्यानाकर्षक प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अन्य चर्चाओं के जरिए नियंत्रण रखती है। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि कार्यकारिणी में जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं उसमें प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, आधे घंटे की चर्चा क्या है, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, जब संसद का कार्य प्रारंभ होता है, सत्र चलता है, संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट। शीतकालीन सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं और मानसून सत्र और बजट सत्र, ये 3 सत्र होते हैं, यानी शीतकालीन, मानसून और बजट सत्र। और इन तीनों सत्रों में समय निर्धारित होता है, समय के अनुसार कार्य किए जाते हैं। अब यहाँ पे जब सत्र प्रारंभ होता है तब सर्वप्रथम प्रश्नकाल शुरू होता है। ध्यान रहे कि संसद के कार्य दिन में 2 विभाजित समयों पे होते हैं। पहला 11 से 1 बजे तक चलता है और फिर लंच के बाद में दूसरा 2 से 6 PM तक चलता है। अब 11 से लेकर के 12 बजे तक चलता है प्रश्नकाल। अब इस प्रश्नकाल में
3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, और तीसरा अन्य या अल्प। अब तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अन्य यानी अल्प प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके आधार पे संसद के प्रति मंत्री जवाबदेह होते हैं। अगर किसी ने, कोई भी सदस्य कोई प्रश्न पूछता है और लोकसभा अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि इनको समय देना चाहिए, तो उनके उत्तर देने के लिए मंत्री या जो भी संबंधित व्यक्ति है वो उत्तरदायी होता है। अब प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 ये होता है शून्यकाल। साथियों ध्यान रहे कि शून्यकाल ये भारत की देन है। शून्यकाल भारत की देन है और शून्यकाल की परंपरा भारत ने शुरू किया है। तो कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल का समय क्या होता है। तो हो सकता है कि दे दे निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें दे देगा कि शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले आता है। नंबर 1 प्रश्न ऐसे बनेंगे, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले आता है। नंबर 2, शून्यकाल 12 से 1 बजे के मध्य होता है। अब सही उत्तर ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों और डी दोनों गलत। अब यहाँ पे आंसर होगा बी, क्योंकि शून्यकाल का समय तो 12-1 से है, 12 और 1 के बीच में, लेकिन यह शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले नहीं बाद में आता है। बस इतनी सी ध्यान रखना है और क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में आता है ध्यान अल्पावधि प्रश्न। अल्पावधि चर्चा होता है आधे घंटे का चर्चा। ये दोनों चर्चा सप्ताह में 3 दिन निर्धारित किए जाते हैं। मतलब सप्ताह में 3 दिन निर्धारित किए जाएंगे कि किस दिन आधे घंटे की चर्चा या अल्पावधि की चर्चा होगी। और अल्पावधि की चर्चा 2 घंटे की चर्चा भी कही जाती है। 2 घंटे की चर्चा, क्योंकि माना जाता है कि जो अल्पावधि की जो चर्चा है इसके लिए संसद 2 घंटे समय निर्धारित कर देती है, और इसीलिए अल्पावधि की चर्चा को 2 घंटे की चर्चा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगर ऐसा बनता है कि 2 घंटे की चर्चा किसे कहा जाता है, तो अल्पावधि की चर्चा को ही 2 घंटे की चर्चा कहा जाता है। अब ध्यानाकर्षक प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अब ध्यानाकर्षक प्रस्ताव किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। और स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये 2 ऐसे प्रस्ताव हैं कि जिससे विपक्ष पक्ष पर दबाव बनाता है। स्थगन प्रस्ताव और
अविश्वास प्रस्ताव। अब अगर स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जिसे लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है और अगर ये आया और ये पास हो जाता है तो समझ लीजिए कि सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि सरकार के पास समर्थन अब नहीं है, सरकार के पास बहुमत अब नहीं है। अगर बहुमत होता, समर्थन होता तो ये प्रस्ताव पास नहीं होते। निंदा प्रस्ताव, अगर निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तब भी दिक्कत होगा। यानी कि इन प्रस्तावों के जरिए संसद नियंत्रण रखती है किस पे? कार्यकारिणी पर। दूसरा, लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से पास होगा। यानी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, सरकार के पास बहुमत है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए अगर कहा जाता है कि जब राष्ट्रपति उद्घाटन भाषण देता है, देखिए जब संसद शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, तो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण का मतलब ये हुआ कि सरकार की नीतियों की चर्चा, सरकार की नीतियां बताता है, समझ लो। और इस पे बाद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे देता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात एक धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तब तो माना जाएगा कि सरकार के पास बहुमत है, और अगर पारित नहीं हुआ तो फिर सरकार गिर जाएगी, क्योंकि माना जाएगा कि सरकार के पास बहुमत अब नहीं बचा। इसलिए राष्ट्रपति के भाषण के पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी बात कि धन विधेयक को अस्वीकार ना किया जाए। अगर धन विधेयक पे किसका नियंत्रण होता है? लोकसभा का, यानी कि सरकार का। यानी कि लोकसभा में अगर धन विधेयक लाया गया और वह पारित हो गया तब तो ठीक है, सरकार विश्वास में है। यदि पारित नहीं हुआ तो माना जाएगा कि सरकार के पास विश्वास नहीं रह गया है और सरकार गिर जाएगी। निंदा प्रस्ताव यदि पारित हो गया, यदि पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। आवश्यक मुद्दों पे अगर सरकार को विपक्षी घेर लेते हैं और विपक्षी हावी हो जाते हैं और कोई प्रस्ताव लाया गया और वो पास करा लेते हैं तो सरकार गिर जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण है कटौती प्रस्ताव। साथियों, कटौती प्रस्ताव बजट के समय लाया जाता है। बजट, जब बजट सत्र शुरू होता है और बजट में जो अनुदान की बात होती है और यहाँ पे अगर कटौती की बात आती है और कटौती प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो आप ये समझिएगा कि फिर सरकार गिर जाएगी। अब बजट क्या है? जैसे बजट शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ नहीं हुआ है।
जो बजट शब्द है इसका हमारे संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान में वर्णन नहीं है किसका? बजट शब्द का। ये ध्यान रहे, शब्द का वर्णन नहीं है। तो फिर वर्णन किसका है? अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द का प्रयोग किया गया है। तो साथियों याद रहे कि अगर कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समझिए कि सरकार गिर जाएगी। अगला है वित्तीय शक्तियां और कार्य। तो संसद की सहमति के बगैर कार्यपालिका न तो कोई कर लगा सकती है, कार्यपालिका संसद की सहमति के बगैर न तो कोई कर लगा सकती है, न तो कोई कर वसूल सकती है, कोई कर वसूल सकती है, और ना ही कोई व्यय कर सकती है, ना ही कोई व्यय कर सकती है। अब यहां पर पहले तो संसद नियंत्रण कर रही है, कब? खर्चा होने के पहले, यानी कि खर्च होने के पहले भी संसद जो है अपनी अनुमति नहीं देगा तो कोई कर नहीं लगेगा, और न तो वसूली होगा और न ही कोई व्यय होगा। अब मान लीजिए इसके बाद व्यय भी जब हो जाता है तब भी संसद यहाँ पे न तो कर लगा सकती है, ना ही कोई उगाही कर सकती है, और ना ही कोई व्यय कर सकती है। और उसके बाद भी संसद वित्तीय समितियों के द्वारा खर्चों की जांच करती है। और समिति कौन कौन है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। अब ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कि जब सीएजी कैग अपनी रिपोर्ट देता है, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर ऑफ जर्नल यानी महानियंत्रक एवं परीक्षक कैग, ये जो अपनी रिपोर्ट संसद को देता है, रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखता है, और संसद में रखने के बाद लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। इसीलिए लोक लेखा समिति का अग्रणी बहन कैग को कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7। अब ये 15 + 7 क्या है? तो याद रहे 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। अब ये जांच किस पे करेंगे? वो रिपोर्ट जो कैग ने दिया था किसको? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने उसे संसद में रखवाया था, उस पर जांच करेगी लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति अपना जांच करेगी, साथ ही साथ
जो प्राक्कलन समिति है ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कि किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में नहीं होते हैं। इनकी संख्या पूछी जाती है तो 30 होता है, यहाँ पे ध्यान रहे। और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15/7 लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि इन समितियों के माध्यम से, अपने सहमति के माध्यम से संसद कार्यकारिणी पे नियंत्रण रखती है, यानी खर्चे पे नियंत्रण रखती है। अगला पॉइंट है सांविधिक शक्तियां एवं कार्य। अब संसद के पास में यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन कर सकती है। यह 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है, लेकिन ये याद रहे कि जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा का प्रयोग यानी मूल ढांचा के शर्तानुसार वह परिवर्तन करेगा, संशोधन करेगा। अब ये मूल ढांचा आया कब? 1973 के केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस यह केरल राज्य के थे। तो केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का जो आधार आया कि मूल ढांचा के परिवर्तन किए बगैर संशोधन किया जा सकता है। अब ये संशोधन किस तरह से होगा? तो एक तो होगा साधारण बहुमत से, तो उसका अनुच्छेद 368 से कोई लेना देना नहीं। देखिए 368 जो अनुच्छेद है वो साधारण विधेयक या संशोधन से कोई मतलब नहीं रखता। इसका मतलब होता है विशेष, नंबर 2 विशेष प्लस आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्य। बाकी संविधान संशोधन के बारे में मैंने पिछले क्लास में बना दिया है और पूरा क्लास उसमें संबंधित है कि संविधान संशोधन साधारण विधेयक कैसा होता है और आधे से अधिक राज्यों का मतलब क्या होता है। उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। अगला है न्यायिक शक्तियां। अब संसद के पास में न्यायिक शक्ति कौन कौन सी है? संसद के पास न्यायिक शक्ति कौन कौन सी है? तो पहले चीज इतना बड़ा शक्ति है कि यदि संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को भी पदमुक्त कर सकती है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति को पदमुक्त करने का आधार क्या है? तो ओनली 1 पॉइंट, संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन, केवल संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है, और वो भी फिर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर।
महाभियोग लगा करके। यानी कि संसद केवल संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकती है, वह उपराष्ट्रपति को ही पद से हटा सकती है। संसद न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनको हटा सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त को हटा सकती है, कैग को। यानी इन सब को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकती है। कौन सिफारिश करेगा? संसद राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकती है। और अगली शक्ति है कि अपने सदस्यों तथा बाहरी लोगों को इसकी अवमानना के लिए यानी विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित कर सकती है। अब विशेषाधिकार क्या है? तो ये ध्यान रहे, संसद के पास विशेषाधिकार इतना है कि कोई भी व्यक्ति बाहरी हो चाहे अंदर, अगर वो संसद के अंदर है तो इनके पास विशेषाधिकार बहुत होते हैं। इसमें बाहर वो केस नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति संसद में है और आपस में लड़ाई किया है, अगर आपको किसी संसद सदस्य को कुछ कहना है तो अंदर जाइए और उनको खूब गाली दीजिए, तुम्हारी ऐसी की, तुम्हारी वैसी की। अब वो इतना कहेगा, वो बाहर निकल आएगा संसद के और कहेगा मान्यवर आप बाहर आ जाइए, अब फिर अच्छी अच्छी गालियाँ दीजिए। तो आप कहना नहीं हम नहीं आएंगे, हम यहीं से आएंगे। और जैसे बाहर निकलिए पैर पकड़ लीजिए, क्योंकि बाहर निकलोगे फिर गरियाओगे तब क्या होगा वो तो तुम भी जानते हो। लेकिन अंदर अगर कुछ कर रहे हो तो कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो विशेषाधिकार संसद का होता है। और ध्यान रहे कि विशेषाधिकार के साथ में वो अगर कोई भी सदस्य या बाहरी व्यक्ति अंदर है और अगर उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करने का जो कार्य है वो संसद करेगी, उसके पास अधिकार है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो संसद चलती है तो एक शब्द आता है गणपूर्ति। तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग इतना होगा। यानी लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य होंगे तब गणपूर्ति माना जाएगा। यह प्रश्न आता है, इसे याद रखिएगा। लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए, यानी 1/10 टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होने चाहिए, तब गणपूर्ति होगा। एक शब्द आता है लैम डक। लैम डक सत्र, यह क्या होता है? तो मान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ और नया चुनाव हुआ। अब 545 सदस्यों में से पता लगा कि जो 200 सदस्य हैं वो दोबारा चुन के आ गए, लेकिन 245 चुनाव हार गए। अब जो ये चुनाव हार गए और ये चुनाव जीत करके आए, लेकिन ये जो लोकसभा पहले था, अब इसकी अंतिम बैठक होगी। तो ये जो 545 पहले थे, जिसमें ये भी शामिल हैं, ये शामिल होंगे। तो इनको जो ये 245 शामिल हैं और चुनाव हार गए हैं और अपने जो जिसमें चुन के आए थे उसकी अंतिम बैठक है, इन्हीं को लैम डक कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसा आएगा कि लैम डक क्या है? तो लैम डक पुराने लोकसभा में जो नए लोकसभा में निर्वाचित नहीं हुए सदस्य होते हैं, उन्हें लैम डक कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। यानी लैम डक, गणपूर्ति, ये आपको ध्यान में रखना है कि गणपूर्ति कितना होता है और लैम डक कितने होते हैं। अगला है निर्वाचित शक्तियां एवं कार्य। अब संसद जो है
ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के साथ भाग लेती है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन करना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, लोकसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा उपसभापति का चुनाव करती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 बनाया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी बनाया गया। यानी संसद ने अपनी निर्वाचित शक्तियों का भी प्रयोग समय समय पर करती रही है और आगे भी करती रहेगी। अन्य शक्तियों में यह देश की सबसे बड़ी विचार विमर्श संस्था है, उसकी सर्वोच्च इकाई है। आपातकाल से संबंधित समस्त शक्तियां संसद में निहित हैं और ज़रूरत पड़ने पर न्याय क्षेत्र से संबंधित भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। अब साथियों यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये तो रहे जितना मैंने बताया, विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सांविधिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, निर्वाचित शक्तियाँ, अन्य शक्तियाँ। यानी संसद की ये शक्तियाँ तो आपको समझ में आई। अब यहाँ पे संसद के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के मध्य अलग कैसे हैं, कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो राज्यसभा को लोकसभा से अलग बनाती हैं, समान बनाती हैं या राज्यसभा को ताकतवर बनाती हैं। तो साथियों, लोकसभा एवं राज्यसभा, अब लोकसभा के पास में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, इनके लिए 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा में धन विधेयक पर पूर्ण शक्ति, इनको कोई शक्ति नहीं। संविधान संशोधन पर इनको बराबर की शक्ति, राज्य के विषयों पर कानून हेतु संकल्प, इनको शक्ति नहीं है, इनको शक्ति है 249 के तहत। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा के लिए निर्णय लेने की इनके पास शक्ति है, इनके पास शक्ति नहीं है। ये शक्ति देंगे तो कानून बनाएंगे। साथियों, लोकसभा और राज्यसभा में इतना अंतर ये होता है कि यदि लोकसभा विघटित हो जाए और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करे, तो लोकसभा के विघटन के स्थिति में राज्यसभा से अनुमति आवश्यक है 30 दिनों के अंदर, यानी 6 सप्ताह के अंदर। 6 सप्ताह के अंदर सहमति चाहिए। यदि कोई भी विधेयक, ये तो रहे कि लोकसभा के राज्यसभा के कार्य संबंधी विधेयक, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। इसके प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवा मुक्त होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि राज्यसभा और लोकसभा
लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा। जब धन विधेयक की बात आएगी तब ये 14 दिन के अंदर इसे भेजना, 14 दिन के अंदर ही लोकसभा को अपनी सिफारिश सहित यानी संशोधन या संशोधन सहित या रहित भेजना होगा। अब ये संशोधन लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर ये 14 दिन के अंदर नहीं भेजती है तो धन विधेयक को उसी संकल्प में पारित मान लिया जाएगा जिसमें लोकसभा ने पारित किया था। तो साथियों, लोकसभा को राज्यसभा को संविधान संशोधन में बराबर की शक्ति प्राप्त है, साधारण विधेयक पे बराबर की शक्ति प्राप्त है, लेकिन धन विधेयक पे लोकसभा को शक्ति प्राप्त है। वहीं पे अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के, राज्यों के विषय पे कानून बनाने के लिए अधिकृत शक्तियों को लेकर के ये सब राज्यसभा के पास शक्तियां प्राप्त हैं। तो साथियों, आज हमारा संसद समाप्त हुआ और मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।